हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर के अंदर हम मैग्नेट की वजह से जो भी मैग्नेटिज्म आने वाला है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के अंदर मेनली दो पार्ट है। स्टार्टिंग के पार्ट के अंदर हम कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं, डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर। और जो सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है। उसके अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से? डायामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट रहने वाला है। और जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट है, जिसमें डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो एज इट इज आपका सिमिलर होगा किससे? चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 के अंदर आपने जो जो डेरिवेशन किए थे, वो सारे के सारे उसी से सिमिलर मिलते जुलते डेरिवेशन यहाँ पे होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, वहां पे हमने डाइपोल के लिए बात की थी, यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे। ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल था। ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पे हमने एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, उसके भी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। गॉस लॉ की भी यहाँ पे मैग्नेटिज्म में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको चैप्टर 1 अच्छे से आता है, तो ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग का पोर्शन बहुत इजीली हो जाएगा 70-80%, और रिमेनिंग 20-30% के अंदर क्या होने वाला है? थ्योरेटिकल पोर्शन आने वाला है। तो देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा। तो देखो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक मटेरियल होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है जो अपने आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आएंगे, तो वो उसके ऊपर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या फिर क्या लगाएगा? रिपल्सन फोर्स लगाने वाला है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या एक मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल आएगा, जैसे आयरन, निकल कुछ आएगा, तो उनके ऊपर क्या लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। ठीक है, और वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल हम इसके पास, मैग्नेट के पास लेके आ रहे हैं, उसके फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होगी? ए मैग्नेट इज ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एन इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। कि मैग्नेट क्या है? एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट है जो अपने आसपास क्या करेगा? इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अलाउइंग इट टू अट्रैक्ट और रिपेल सर्टेन अदर मटेरियल्स। और वो उसके आसपास क्या करेगा? अलाउ करेगा किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए। ठीक है, सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट। कि आपके पास क्या है? एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के आसपास क्या होगा? ये मान लेते हैं ये मैग्नेट, इसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसके रीजन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर आप कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आओगे, तो इस मटेरियल के ऊपर क्या लगने वाला है? या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट क्या होता है? कि आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल शेप की कोई मैग्नेट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होगा? साउथ पोल होगा। इसका डायग्राम कैसे होगा? देखो ये आपके पास मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप की क्या है? मैग्नेट है। इस रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट में एक पोल होगा नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होगा क्या? साउथ पोल। ठीक है, और इसके अंदर जो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है, वो होती है आपके पास, नॉर्थ की होती है प्लस स्मॉल एम और साउथ की होती है माइनस स्मॉल एम। प्लस स्मॉल एम और माइनस स्मॉल एम क्या होने वाली है? पोल स्ट्रेंथ होने वाली है नॉर्थ और साउथ पोल की। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं वेयर पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली। यानी अगर आपको प्लस एम कहीं पे भी पोल स्ट्रेंथ दिखे, इसका मतलब वो कौन सा पोल है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। और माइनस एम कहीं पे भी दिखे, मतलब वो कौन सा है? साउथ पोल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? बार मैग्नेट है। और इस बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने वाली है। आया समझ में? और कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए होते हैं। आयरन हो गया, निकल हो गया, इन सब की बार मैग्नेट बनाई जाती है। क्लियर है? तो देखो बार मैग्नेट क्या है? ए बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट टिपिकली रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप
मेड फ्रॉम ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन और स्टील। कि यह क्या होती है, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होती है और किससे बनाई जाती है, मेड फ्रॉम ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक कौन होते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, एंड के अंदर हम आयरन हो गया, स्टील हो गया, इनका बार मैग्नेट बनाया जाता है। इस बार मैग्नेट के अंदर देखो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, प्लस एम और माइनस एम। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को अर्थ की सरफेस पे क्या करोगे, यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, ठीक है, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और साउथ पोल किधर की तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। कि अगर आपने कंपास लिया और कंपास को क्या करो, फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा और साउथ साउथ की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आपको तो पता है कि सेम पोल्स क्या करते हैं मैग्नेट के, रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, तो फिर नॉर्थ नॉर्थ में कैसे जा रहा है, साउथ साउथ में कैसे जा रहा है। तो एक्चुअल में जिसको हमने नॉर्थ बोला है वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल साउथ होता है, और जिसको हमने साउथ बोला है वो ज्योग्राफिकल क्या होता है, नॉर्थ होता है। कि अगर मैंने यहाँ पे किया क्या, ये अर्थ है और इस अर्थ की सरफेस पे मैंने बार मैग्नेट को ये नॉर्थ और ये साउथ फ्रीली सस्पेंड कर दिया, मान लो, ठीक है, या कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो जो नॉर्थ होगा वो किधर जाके स्टेबल होगा, नॉर्थ की तरफ, और साउथ किधर होगा, साउथ की तरफ। तो जिसको हम नॉर्थ बोल रहे हैं वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल साउथ होता है, और जिसको हम साउथ बोल रहे हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। क्लियर है। तो वो किधर की तरफ जाके स्टेबल होते हैं, अपने ज्योग्राफिकल एक्सिस के अराउंड। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली यूजिंग ए थ्रेड always comes to rest in the geographically north south direction। क्लियर है कि कौन से डायरेक्शन में जाके वो क्या होने वाला है, रेस्ट पे आने वाला है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के अंदर। बताओ क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को एक दूसरे को रिपेल करेगा और साउथ साउथ भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए डाइपोल, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। कि जो हमारे पास मैग्नेट होती है वो मैग्नेट हमेशा क्या होते हैं, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है हमेशा और दूसरा क्या होता है, साउथ होता है। अगर एक साउथ है तो दूसरा अपने आप क्या होगा, नॉर्थ होगा। दो पोल होने वाले हैं और दोनों की पोल स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है और अपोजिट होती है, ठीक है। कि आपके पास मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है पोल स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम ओनली एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। कि मैग्नेट के पोल्स के ऊपर पोल स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। और फिफ्थ हमारे पास है व्हेन ए मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। कि हम किसी मैग्नेट को क्या करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कट कर देंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेट है, ये आपके पास प्लस एम होगा पोल स्ट्रेंथ और ये क्या होगा, माइनस एम। इसका मतलब ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अब मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया, कट कर दिया, और इसकी पूरी लेंथ कितनी मान लेते हैं, 12 इसकी लेंथ मान लेते हैं। तो मैंने इसको ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग मिड पॉइंट से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये दो पीस हो जाएंगे मैग्नेट के। यानी अगर आप ऊपर वाला पीस देखोगे तो ऐसे बनेगा, ये आपके पास प्लस एम, तो अपने आप नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये माइनस एम बन जाएगा। ये नॉर्थ था तो ये साउथ हो जाएगा और लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। और जितनी पोल स्ट्रेंथ ऊपर होगी उतनी की उतनी पोल स्ट्रेंथ कहां पे आ जाएगी, नीचे वाले पे आ जाएगी। सेम अगर आप नीचे वाले को देखोगे, नीचे वाला जो पीस बनेगा वो भी ऐसे बनेगा। यहाँ पे भी ये कितना है, माइनस एम है, तो ये अपने आप सेम पोल स्ट्रेंथ का क्या बन जाएगा, प्लस एम बन जाएगा। और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखोगे कि बार मैग्नेट को उसके ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कट करोगे तो वो मैग्नेट के कितने पीसेस हो जाएंगे, दो पीसेस हो जाएंगे। बट पोल स्ट्रेंथ दोनों पीसेस की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे। कैसे, आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चैप्टर 1 में एक प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, q इंटू 2l, इधर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट होता था। सेम अगर आप मैग्नेटिक में देखोगे तो मैग्नेटिक में क्या होगा, चार्ज की जगह क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ आएगा, इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। और दोनों के बीच की लेंथ क्या है,
12 है, तो बार मैग्नेट ही आपका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम निकालोगे तो कैसे आएगा, ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ 12, यानी आपके पास ये आया, यानी इधर पोल स्ट्रेंथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ तो सेम है ना, साइन ही अपोजिट है, और डाइपोल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। आया समझ में। ये तो कब, जब आपने कट नहीं की। कट करने के बाद देखो लेंथ क्या हो गई, आधी। अगर मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालूंगा तो इधर पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, बट लेंथ कितनी हो जाएगी, L। तो जब आपके पास मैग्नेट आपने कट नहीं की थी तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा था, और जैसे ही आपने कट कर दी ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, हाफ हो गया। आया समझ में। तो देखो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि व्हेन ए मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इट ब्रेक्स इनटू टू स्मॉलर मैग्नेट्स एंड ईच न्यू पीस रिटेन्स इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और जो हर एक पीस होगा, दो मैग्नेट बनेगी छोटी छोटी, इन दोनों के हर एक मैग्नेट के अंदर क्या होगा, वो अपनी पोल स्ट्रेंथ वापस क्या कर लेंगे, रीगेन कर लेंगे, अटेन कर लेंगे। आया समझ में। यानी ये देखो न्यू पीस रिटेन्स इट्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसका मतलब है कि जो न्यू पीसेस बनेंगे वो अपने क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ अपने आप रिटेन कर लेंगे। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू मैग्नेट रिमेन्स द सेम एज द ओरिजिनल मैग्नेट, यानी यहाँ पे जितनी पोल स्ट्रेंथ थी उतनी की उतनी पोल स्ट्रेंथ इनके पास आने वाली है, बट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस इज हाफ्ड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट इज हाफ्ड। यानी अगर आप देखोगे लेंथ आधी हो जाएगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा। ये आपके पास बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। बताओ क्लियर है यहां तक, ठीक है। और इसमें एक दो प्रॉपर्टीज तो आपको पहले से बता दी कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप अर्थ की सरफेस पे बार मैग्नेट को थ्रेड से क्या करते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो वो अपने ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या होते हैं, जाके रेस्ट में आते हैं। क्लियर है यहां तक। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखो हमें पता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग बार मैग्नेट है या दो अलग अलग मैग्नेट है, दो अलग मैग्नेट के दो अलग अलग पोल्स है, उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। क्या आपने क्या किया, एक मैग्नेट ली उसका नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, क्या करेंगे, पास लेके आओगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। भाई वही आप क्या करोगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का भी नॉर्थ पास में लेके आओगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी आप नेचर ऑफ फोर्स तो बता सकते हो कि मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है, बट उस फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड किसने बताई, कूलम्ब्स ने। तो देखो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होने वाला है कि मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये इसका मान लेता हूं नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा होगा, फिर साउथ पोल होगा। ये इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी प्लस का m और इसकी क्या हो जाएगी, माइनस m। ये आपके पास एक मैग्नेट है, यहां पे इससे r डिस्टेंस दूर यहां पे मैंने क्या किया, एक और मैग्नेट बना ली, और इसका क्या किया, इसका मैंने मान लिया ये साउथ है और ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्लियर। और इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं प्लस का m नॉट, और इसकी क्या होगी, तो माइनस का m, सॉरी साउथ की क्या होगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं माइनस का m नॉट, तो इसकी क्या होगी, प्लस का m नॉट, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल r। क्लियर। तो अगर आप देखोगे कि ये नॉर्थ और ये साउथ, इनके बीच में क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कूलम्ब्स ने बताया कि दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा दो पोल्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स किसके, दोनों की पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के। कि साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए साइन से तो आप क्या बताओगे, डायरेक्शन बताओगे, अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है, क्योंकि माइनस होगा मतलब साउथ है और पॉजिटिव होगी पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या है, नॉर्थ है। क्लियर है। तो हमें तो मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के, ठीक है, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। और चैप्टर 1 के अंदर भी हमने ऐसे ही बात करी थी, बट वहां पे चार्ज की बात हो रही थी, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था, और चार्ज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ आने वाली है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। तो आपके पास एक आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, कंबाइन बोथ इक्वेशंस। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नॉट अपॉन r स्क्वायर। अगर आप मोड नहीं भी लगाते हो फिर भी आपको विदाउट साइन लेनी है दोनों पोल स्ट्रेंथ।
मोड लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये आपके पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नॉट अपॉन r स्क्वायर, या फिर आप m1 m2 अपॉन r स्क्वायर भी ले सकते हो। यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और ये क्या आएगा, F इक्वल टू k m नॉट अपॉन में r स्क्वायर, और k की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, k की वैल्यू होने वाली है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सेम आपके पास चैप्टर 4 के अंदर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आता है, मैग्नेटिज्म के अंदर म्यू नॉट आता है। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आपके पास देखो म्यू नॉट क्या होने वाला है, म्यू नॉट होगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बताओ समझ में आया। और k क्या है, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये दो पोल्स के बीच में क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आने वाला है। क्लियर है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ रखी है, कितनी आने वाली है, 10 टू दी पावर -7। ये कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। और देखो अगर आप इसका स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट भी ये दोनों इक्वेशन ही है। स्टेटमेंट क्या होने वाला आपको रटना नहीं है, बस दोनों इक्वेशन पता होगी तो आप स्टेटमेंट बना लोगे। स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कि दो पोल्स के बीच में चाहे अट्रैक्शन लग रहा हो चाहे रिपल्सन लग रहा हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। कि दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन आएगी, दोनों को कंबाइन करोगे ये आ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता था, यहाँ पे Q नोट आता था या Q1 Q2 आता था, बस इतना ही था। और यहाँ पे जो k की वैल्यू आती थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आती थी। ये आपके पास कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का स्पेस, आसपास का एरिया, जहां तक वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने वहां पे करंट कैरिंग वायर की बताई थी कि किसी करंट कैरिंग वायर कंडक्टर के आसपास का स्पेस, क्योंकि वहां पे हमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करनी थी, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिज्म की बात करनी थी। यहाँ पे हमें मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिज्म की बात करनी है, तो क्या बोलेंगे, किसी भी मैग्नेट के आसपास का स्पेस जहां तक वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा सकता है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैंने कहा मान लो ये मेरे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके आसपास का ये स्पेस, यहां पर मैं किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आ रहा हूं, तो जैसे लेके आऊंगा इनके ऊपर क्या लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। मतलब इस जगह तक क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगर मैंने कहा कि मैं इस जगह पे इस मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आऊंगा तो इस जगह पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, कि ये मैग्नेट इस जगह पे इन मैग्नेटिक मटेरियल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेट का फील्ड नहीं है। आया समझ में। ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि उस जगह पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक पोल को लेके आते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर ये मैग्नेट कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है। इस जगह पे जैसे लेके आओगे, मान लो मैंने कहा कि आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये M इसका पोल है, प्लस का तो ये क्या होगा, माइनस का M होगा, कोई दिक्कत। यहां पे मैं किसी मैग्नेट, इससे r डिस्टेंस दूर मैं क्या लेके आया, इससे r डिस्टेंस दूर यहां पे मैं लेके आया M नोट को। ठीक है। पॉजिटिव का M नोट मतलब नॉर्थ, नॉर्थ रिपेल करेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे इस मैग्नेट की इंटेंसिटी निकालनी है r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट के ऊपर। कैसे निकालूंगा, ये M जो है वो इस पॉइंट पे M नोट पे ज्यादा फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। अगर M नोट पे M ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इस जगह पे इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर कम फोर्स लगा रहा है मतलब इंटेंसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, B से डिनोट करेंगे, ये होगी फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, कि इस M नोट के ऊपर
कितना ज्यादा फोर्स ये M लगा रहा है, ये मैग्नेट लगा रही है। आया समझ में? ये आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप देखोगे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू तो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। M लगा रहा है किसके ऊपर, M नॉट पे कितने डिस्टेंस दूर, R स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये 1 मान लेते हैं, ये 2, तो पुट 2 in 1, तो 2 in 1, तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा M नॉट से M नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही कैंसिल होगा तो B की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर, यानी KM बाई R स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस M नोट का कोई काम नहीं था। M नोट पे तो इंटेंसिटी कैसे पता लगाओगे, M नोट पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, बट इंटेंसिटी किसकी है, इस M की, यानी किसी M पोल स्ट्रेंथ से R डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी क्या होने वाली है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मतलब K M अपॉन R स्क्वायर। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता था, K Q बाई R स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ की जगह क्या आता था, चार्ज आता था। आया समझ में, K M बाई R स्क्वायर, यानी सीधा सीधा देख सकते हैं। मैंने कहा एक आपके पास M है, इससे x डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे बताओ इस M की इंटेंसिटी कितनी है, तो B कितना आएगा, K M अपॉन में x स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या होने वाली है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होने वाली है। आया समझ में? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो इमेजिनरी, स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, तो इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के अंदर हमेशा नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ में ट्रेवल करती है इनसाइड द मैग्नेट। कि अगर मैंने कहा कि ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ पोल है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है ये जाएगी नॉर्थ टू साउथ, तो आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ तो क्या जाएगी, आउटसाइड द मैग्नेट जाने वाली इस तरीके से। आया समझ में? और इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाने वाली है, इनसाइड द मैग्नेट जाएगी साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से, साउथ टू नॉर्थ। आया समझ में? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट तो ट्रेवल करेगी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसे करेगी, साउथ टू नॉर्थ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां से और निकलने वाली इस तरीके से निकलेगी, नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ से क्या जाएगी, अंदर जाएगी। और हमेशा कैसी लूप बनाती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, तो पूरा क्या बना देगी, क्लोज लूप बना देगी। सेकंड हम बात करते हैं कि द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर आपके पास मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने कहा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैंने बोला कि यहां पे आपके पास इसके अंदर इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। अब आपको इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मैंने कहा कि मान लो इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या करूंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। क्लियर है? अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आ जाएगी। यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसका रीजन क्या होगा कि मान लो मैंने कहा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इस तरीके से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर मुझे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। अब अगर मैं नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जाएगी डायरेक्शन, अगर मैं इससे डायरेक्ट टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जाएगी। यानी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई, दो,
और वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होती है? एक ही होती है। आया समझ में? ठीक है, तो देखो रीजन क्या लिखा हुआ है, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कितने डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की? दो डायरेक्शन हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म ए क्लोज लूप। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है और क्लोज लूप फॉर्म करती है। फिफ्थ हमारे पास है द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ये क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास है या उनकी डेंसिटी कितनी है, वो क्या बताएगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब क्या है कि जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? पास पास होगी, ज्यादा होगी और पास पास होगी, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। उस रीजन को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। की वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? दूर दूर होगी और कम होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे क्या होने वाली है? स्ट्रेंथ भी कम होने वाली है, मतलब वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस आर मोर एंड क्लोज टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है वीक रीजन के अंदर क्या होने वाला है? इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस आर लेस एंड फार फ्रॉम ईच अदर। आया समझ में? तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने बताया कि नॉर्थ टू साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है तो टेंजेंट बनाते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कंटिन्यूअस होती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है। और डेंसिटी और क्लोजनेस क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो जो बार मैग्नेट हमारे पास थी वो बार मैग्नेट ही क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है। कि इक्वल और अपोजिट पोल किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे तो ये अरेंजमेंट क्या बनेगा? मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। और इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ के पोल को ही हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। तो आया समझ में कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा मैग्नेटिक डाइपोल इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेट कंसिस्टिंग टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, एक नॉर्थ और एक साउथ सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। यानी बार मैग्नेट ही आपका क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा डायग्राम बनेगा? मैंने कहा ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, यानी आपके पास इसके अंदर एक पोल होगा नॉर्थ, दूसरा पोल क्या होगा? साउथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और इसकी क्या होगी? माइनस एम। इलेक्ट्रिक में होता था प्लस क्यू और माइनस क्यू, इक्वल और अपोजिट चार्ज। यहां पे होगा इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? 12। आया समझ में? यानी 12 का मतलब ये चीज ध्यान रखना, 12 क्या होने वाली है आपकी? 12 होगी डाइपोल लेंथ। अगर मैंने कहा कि मान लो इस बार मैग्नेट की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो 12 का मतलब कितना है? 12 आपका 20 सेंटीमीटर है। डबल मत कर देना कि आपने 40 ले लिया 12 की वैल्यू। जो भी आपके पास दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या होगी? यानी मैग्नेट की जो लेंथ होगी वही आपका 12 है पूरा। आया समझ में? तो ये मैग्नेटिक डाइपोल। फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ये प्रोडक्ट होता है इधर पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ तो सेम है बट साइन ही अपोजिट है, तो दोनों में से किसी भी एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। आया समझ में? यानी आप देखोगे कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और कैपिटल एम आपके पास क्या होगा? ये प्रोडक्ट होगा किसका? ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ का। आया समझ में? तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी? इधर पोल स्ट्रेंथ तो क्या होता है? स्मॉल एम, और डाइपोल लेंथ कितनी है? 12। ये आपके पास क्या आएगा? आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो अगर आपको स्मॉल एम की एसआई यूनिट पता है तो लेंथ की तो क्या होगी? मीटर होगी। अब स्मॉल एम कैसे निकालेंगे? पोल स्ट्रेंथ की। तो पोल स्ट्रेंथ की हम एसआई यूनिट निकालने के लिए चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर। यहां से अगर आप देखोगे आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला किसका? यहां पे देखना,
आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ। तो अगर मुझे पोल स्ट्रेंथ का निकालना है तो क्या लिखूंगा, F/B, फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखोगे फोर्स को लिख सकता हूं IBL sin थीटा, चैप्टर 4 से। और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, B sin थीटा, तो क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगी और B से B कैंसिल, यानी क्या लिख सकते हो, करंट इंटू लेंथ। और करंट का क्या होगा, एम्पियर, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। यही किसकी यूनिट हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ की, एम्पियर इंटू मीटर। आया समझ में? यानी आपके पास पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आने वाली है, एम्पियर इंटू मीटर। तो यहां से अगर आप देखोगे पोल स्ट्रेंथ की तो एम्पियर इंटू मीटर और 12 की मीटर, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहां पे बात करते हैं, ऐसा यूनिट होगी कैपिटल एम की, वो होगी एम्पियर इंटू मीटर। तो ये तो स्मॉल एम की और इंटू मीटर, तो यहां पे कैपिटल एम की आ जाएगी एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होने वाली है, तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, यहां पे लिखते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, -q से +q, तो इसकी भी क्या होगी, -m से +m की तरफ। यानी आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -m से +m की तरफ होगी, या फिर साउथ टू नॉर्थ होने वाली है। आया समझ में? फिक्स है, साउथ टू नॉर्थ क्या जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जाने वाला है। और यहां पे मैं नोट में लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए नोट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is always from south to north pole। आया समझ में? और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, यानी एक्सियल लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर क्या निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, क्या, m पोल स्ट्रेंथ से r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, km/r², और k की वैल्यू क्या होगी, μ0/4π। क्लियर है? तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, या फिर आप बोल सकते हो ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले तो देखो डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल को नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। और इसकी पोल स्ट्रेंथ ये मान लेते हैं, हमारे पास कौन सा पोल है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, और ये हमारे पास साउथ पोल है। यानी ये पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, नॉर्थ वाले की पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी +m और ये -m, और ये पूरी की पूरी लेंथ हमारे पास कितनी है, 12 है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर डाइपोल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। डाइपोल की वजह से का क्या मतलब है, डाइपोल के दोनों पोल्स उसके ऊपर क्या लगा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे होंगे, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उस पॉइंट पे नेट निकालने के लिए क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। सेम हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, बस डिफरेंस इतना था, यहाँ +q था, यहाँ पे क्या था, -q था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, बाकी सेम था सारी चीज। और k की वैल्यू तो चेंज होती थी 1/4πε0, यहाँ पे μ0/4π है। तो यहां से अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि ये डाइपोल का क्या होगा, सेंटर होगा, और ये इसकी सेंटर लाइन होगी, एक्सिस। ये देखो ये एक्सिस लाइन है, इस एक्सिस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, एक्सियल लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, और इस P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस कितनी मान ली, इस P पॉइंट के सेंटर को O नाम दे देते हैं, सेंटर से डिस्टेंस मान ली कितनी, x। यानी हमने क्या किया, यहां पे आपके पास एक्सिस बनाई, इसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया, और इस P पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, x। तो इस P पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक +m भी उसके ऊपर लगा रहा होगा, -m भी लगा रहा होगा,
ठीक है। और इस पी पॉइंट पे पोल स्ट्रेंथ हमेशा कैसे कंसीडर करना, पॉजिटिव। उससे आप डायरेक्शन बता सकते हो, काम का कोई नहीं है, फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं आना है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे एम नोट रखा हुआ है पॉजिटिव का, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब आप पॉजिटिव कंसीडर करके सोल्व कर सकते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पी पॉइंट पे एक तो देखो प्लस एम लगा रहा होगा, कितना km/r²। तो प्लस एम से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक चीज देखो, ये पूरा 2l है, ये सेंटर है, तो ये कितना होगा l, और ये भी कितना होगा l। और ये देखो ये x है और ये l है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x + l। आया समझ में। यानी प्लस एम से x + l डिस्टेंस दूर इस p पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, km/x + l का स्क्वायर, km/r²। r कितना x + l। सेम माइनस एम लगा रहा होगा, प्लस और माइनस से तो आप डायरेक्शन बताओगे, उसकी तो हम बात करेंगे, बट माइनस एम कितना लगा रहा होगा, km/ डिस्टेंस कितनी है b से p, b से p की डिस्टेंस कितनी आएगी। तो भाई ये x है, ये l है, तो माइनस कर लो तो x - l, ये bp आ जाएगा। आया समझ में। b1 b2 प्लस m की वजह से b1 माइनस m की वजह से b2, दोनों की डायरेक्शन देख के सम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डायरेक्शन की। सबसे पहले देखो प्लस m नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, पॉजिटिव है, इधर की तरफ b1 मान लेते हैं ड्यू टू प्लस m। माइनस m नोट को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ क्या मान लेते हैं, b2 मान लेते हैं। दोनों अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे p पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, वेक्टर सम बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले तो b1 b2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो मैंने सबसे पहले यहां पे देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस m एट पॉइंट p। तो यहां से b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना μ0/4π m अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, x + l का स्क्वायर, km और डिस्टेंस कितनी है, x + l का स्क्वायर, km/r²। आ गया। डायरेक्शन देखोगे तो a और p के बीच की बात है भाई, और a से किधर जा रहा है b1, देखना p की तरफ, यानी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग a to p। आया समझ में। इक्वेशन नंबर 1 b1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, माइनस m की वजह से भी इस p पॉइंट पे इंटेंसिटी, माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी, क्या होने वाला है, km/ डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी x - l। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस स्मॉल m एट पॉइंट p। तो b2 क्या होगा तो वही μ0/4π, माइनस से तो आप डायरेक्शन बता चुके हो, स्मॉल m और डिस्टेंस कितनी है, x - l का स्क्वायर। यानी इस माइनस m से x - l डिस्टेंस दूर इस p पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होने वाली है, μ0/4π m/x - l का स्क्वायर। डायरेक्शन देखो b और p के बीच की बात है, और p से किधर जा रहा है, b की तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन क्या होगी, p से b, यानी अलोंग क्या लिखोगे, p से b। इक्वेशन नंबर कितनी, 2। आया समझ में। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यानी आपने क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर दो ही पोल होते हैं, दोनों पोल की वजह से, दोनों पोल स्ट्रेंथ की वजह से इस p पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, b1 b2, प्लस m की वजह से b1 माइनस m की वजह से b2। हमें करना क्या, इस p पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, तो नेट के लिए क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्या लिखते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट पॉइंट p। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे p पॉइंट पे, तो देखो b नेट क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा। अब बताओ बड़ा कौन, तो देखो μ0/4π, दोनों सेम, m सेम, डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस पे, और जिसकी डिस्टेंस, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बड़ा है। छोटा किसका डिनोमिनेटर, b2 का, देखो ना
ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब B2 बड़ा है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब जिसके डिस्टेंस ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम, तो भाई ज्यादा डिस्टेंस किसकी है, B1 वाले की डिस्टेंस ज्यादा है, B2 वाले की डिस्टेंस कम है, तो B2 बड़ा होगा। तो B2 बड़ा होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा B2 माइनस B1। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 3। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। 1 एंड 2 को किसके अंदर पुट करेंगे, 3 के अंदर। तो देखो हमारे पास क्या आने वाला है, बी नेट बराबर B2 तो कितना था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में x माइनस एल का स्क्वायर, ये तो क्या है B2, माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में x प्लस एल का स्क्वायर B1। यहां से अगर आप देखोगे तो बी नेट कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल एम, तो कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर, यही आने वाला है। यहां पे करेंगे क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल एम, और यहाँ पे एलसीएम ले लो क्या, दोनों को x माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर। x माइनस एल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस एल का स्क्वायर माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस एल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, यही बचने वाला है। क्या करेंगे, यहां से अगर आप देखोगे बी नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल एम। यहां तो देखो ऊपर तो ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2xl, बीच में साइन किसका, माइनस का, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। आइडेंटिटी लगा दी, x प्लस एल का होल स्क्वायर और x माइनस एल का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, और बीच में साइन किसका है, माइनस का। और देखो इसको आप एक साथ होल स्क्वायर में लिख सकते हो, नीचे वाले को x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, पूरे का एक साथ होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखोगे आपके पास बी नेट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल एम, तो बाहर। यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl प्लस 2xl, ये बना। ये तो एज इट इज, ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आने वाला है, ये अगर माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा 2xl, और अपॉन में ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यही आने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे बी नेट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, यहाँ पे आ जाएगा 2xl और प्लस का 2xl कितना 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचने वाला है। क्लियर है, और ये जैसे ही बचेगा तो हमारे पास क्या आएगा, बी नेट का मतलब एक्सियल पॉइंट के ऊपर। यहां से अगर आप देखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ठीक है, ये स्मॉल एम इंटू 4xl को लिख दिया मैंने 2l इंटू 2x, 2 इंटू 2 4x इंटू l 4xl। क्लियर, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमने अभी पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है ईदर प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। तो यहां से अगर आप डाइपोल को देखोगे तो m इंटू 2l इसका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा b एक्सियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में m कैपिटल इंटू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हो एक्सियल पॉइंट के ऊपर आपके पास आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 कैपिटल एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ, जहां पे अगर आप देखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है भाई 10 टू द पावर -7, 2 कांस्टेंट, m कितना है, स्मॉल m इंटू 2l, ये भी होगा। x क्या है, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस, x वही हो गया। l क्या है, डाइपोल की पूरी लेंथ होगी उसका हाफ, सेंटर से एक पोल की डिस्टेंस, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया कहां पे,
किसी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक स्पेशल केस भी बनेगा 4a शॉर्ट डाइपोल। कौन सा बनेगा? किसकी बात करेंगे? 4a शॉर्ट डाइपोल। तो देखो अगर आपका डाइपोल छोटा है तो उस केस के अंदर डाइपोल की जो लेंथ होगी l वो छोटी होगी किससे? x से, सेंटर से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस से l क्या होगा? लेंथ छोटी होगी। और यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? और ज्यादा छोटा आ जाएगा, और ज्यादा छोटा आ जाएगा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आया समझ में? तो यहां से अगर आप देखोगे बी एक्सियल कितना बन जाएगा? शॉर्ट डाइपोल के लिए बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो बहुत बड़ा है। मान लो एक्स की वैल्यू थी 10 मीटर और एल की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, इतना डिफरेंस है। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा? 0.1 मीटर। अब एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो 100 मीटर स्क्वायर आएगा और एल स्क्वायर निकालूंगा तो 0.01 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 100 में से 0.01 माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी आप 100 ही लिख सकते हो। तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। आया समझ में? तो यहां से अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो बी एक्सियल हमारे पास बन जाएगा, वो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2mx अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और एक x कैंसिल होगा, क्यूब बचेगा। तो बी एक्सियल हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई के अंदर 2m बाई एक्स क्यूब। ये आपके पास क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे या डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे। बताओ क्लियर है यहां तक? सेकंड हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। कि इसके अंदर भी हमने क्या किया? एक डाइपोल कंसीडर किया, उस डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी? +m और स्मॉल m, और दोनों सेपरेटेड होंगे कितने डिस्टेंस से? 2l से। ठीक है। कंसीडर ए पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। कि डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होगी, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसके ऊपर एक पॉइंट P ले लेंगे जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी? x। कहां से? सेंटर से। ठीक है। और वहां पे हमें क्या करना है? उस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। आया समझ में? तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम कैसा बनेगा? मैंने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल है इस तरीके से। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर इसके अंदर क्या होने वाला है? ये इसके 2 पोल होने वाले हैं और ये इसका क्या होने वाला है? सेंटर होने वाला है। क्लियर है? इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कौन सी होगी? इक्वेटोरियल लाइन होगी। देखो सही बनी है परपेंडिकुलर, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी। ठीक है। अगर आप देखोगे कि डाइपोल के अंदर ये आपके पास मान लेते हैं +m नॉर्थ पोल और ये क्या मान लेते हैं? -m, और लेंथ कितनी होने वाली है? पूरी 2l। कोई दिक्कत? ये पॉइंट एक पॉइंट ये, डन। अगर आप देखोगे ये सेंटर O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या मान लिया? B। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी आपकी L होगी और ये भी कितनी होने वाली है? L ही होने वाली है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इस P पॉइंट के ऊपर, यहां पे आपने P पॉइंट कंसीडर किया, इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर से O से x। अगर आप देखोगे इस P पॉइंट के ऊपर एक तो +m क्या कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा, एक -m लगा रहा होगा। दोनों से AP और BP निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मैंने देखा कि यहां पे अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस होगी A से P और ये होगी B से P। कैसे निकालेंगे? तो हमें देखो AO पता है x, L, आपको O से P पता है x, यानी आपके पास ट्राइंगल की 2 साइड पता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हाइपोटेनियस, ये भी रूट में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आया समझ में? यानी हमने क्या डाइपोल लिया, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इक्वेटोरियल उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस कितनी होगी? उसके सेंटर से x, यानी ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है? ये आपके पास x है। आया समझ में? ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे +m से उस P पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली, -m से P पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली। +m से इंटेंसिटी क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड Km अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? रूट में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। -m से भी कितनी आएगी? Km अपॉन x स्क्वायर, x रूट में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहां से अगर आप देखोगे B1 B2 निकाल लेते हैं, फिर दोनों का क्या निकालेंगे? वेक्टर सम करेंगे। पहले डायरेक्शन की बात करते हैं।
तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे प्लस एम, यहाँ पे मैंने एम नोट मान लिया पी पॉइंट पे, तो प्लस एम एम नोट को रिपेल करेगा तो इधर जाएगा B1, और माइनस एम एम नोट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ क्या जाएगा आपके पास B2। क्लियर है, इधर की तरफ आपके पास क्या जाने वाला है B1 और इधर की तरफ क्या जाने वाला है B2। तो इस P पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, कोई दिक्कत। और यहां से अगर आप दो ट्राइंगल बन रहे, देखो AOP और BOP दोनों ट्राइंगल देखोगे तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हर एक साइड और हर एक एंगल इनका क्या इक्वल है। तो यहां से अगर आप देखो ये 90 है, ये 90 है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है, तो यहां से अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। फिर क्या करेंगे, B1 और B2 का वेक्टर सम करेंगे। तो सबसे पहले तो B1 और B2 की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले B1 की वैल्यू बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस एम 8.P। तो देखो सिंपल सी कहानी है, B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 मतलब K M, और डिस्टेंस कितनी है, KM/r² होता है, और r कितना है, रूट में x² प्लस L² का होल स्क्वायर, KM/r²। कि इस प्लस एम से इतने डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, B1 लग रहा है, ये B2 आया समझ में। तो B1 की वैल्यू हमने यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर निकाल ली इधर की तरफ। यही अगर आप देखोगे डायरेक्शन की बात करेंगे तो A और P के बीच की बात है, और A से किधर जा रहा है भाई, P की तरफ जा रहा है। ये P पॉइंट A से किधर जा रहा है, P की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग A to P। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, माइनस एम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस एम 8 कहां पे, पॉइंट P। माइनस एम की वजह से बात करेंगे तो कितना होगा, के एम अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी ना, P से B की तरफ जा रहा है, तो यहां पे B2 भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 एम, और अपॉन में रूट में x² प्लस L² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर। आया समझ में। इक्वेशन नंबर 2, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग। तो देखो B और P के बीच की बात है, और P से किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है। फिर हमने क्या किया, एंगल बना लिया। अब दोनों को क्या करेंगे, B1 और B2। देखो देखने में पता लग रहा है इक्वेशन 1 और 2 से B1 B2 क्या इक्वल है, तो यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या पता लग रहा है, B1 और B2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, और इक्वल है तो कितनी है इक्वल, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 एम अपॉन, और देखो अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपल x² प्लस L²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी, 3। अब हम करेंगे क्या, हमें B1 पता लग गया, B2 पता लग गया, अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो या तो देखो B1 और B2 के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। आप सीधा क्या कर लो, वेक्टर सम का फॉर्मूला लगा लो। आया समझ में, क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का, दो वेक्टर्स का वेक्टर सम करते हैं तो रिजल्टेंट आता है रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, B1 का स्क्वायर रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। फिर आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। आया समझ में। तो यहां से अगर आप देखोगे, या फिर मैं क्या करता हूं, इससे इजी तरीका आप इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, B1 और B2 को। देखो अगर आप कंपोनेंट के अंदर इसको रिजोल्व करोगे तो क्या आने वाला, B1 के कंपोनेंट करोगे तो थीटा के साथ वाली लाइन पे आएगा B1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, B1 sin थीटा, ये आएगा। B2 के कंपोनेंट करोगे तो थीटा के साथ वाली लाइन पे आएगा B2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, B2 sin थीटा। अब थीटा आपस में बराबर है और B1 B2 बराबर है, तो ये देखो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों B1 cos थीटा और B2 cos थीटा आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे थीटा है, थीटा 2 नहीं है, ये सिर्फ क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये B1 cos थीटा और B2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, B नेट आ जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे कंपोनेंट कर लो या फिर वेक्टर सम का सीधा फॉर्मूला लगा लो, दोनों आसान तरीके हैं। तो देखो मैंने कंपोनेंट किए, यहाँ पे वापस से बनाता हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर B1 जा रहा था, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इधर B2 जा रहा था, ये रिजल्टेंट आना था, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। अगर आप इनके कंपोनेंट करोगे तो B1 के थीटा के साथ वाली लाइन पे तो आएगा B1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ जाएगा B1 sin थीटा।
B2 के कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा B2 cos थीटा और नीचे की तरफ क्या आएगा B2 sin थीटा, यही आने वाला है। ये पॉइंट कौन सा P, यही। तो हमने क्या किया, वी रिजोल्व B1 and B2 in their components, then B1 cos theta, then B1 sin theta and B2 sin theta will cancel out each other. एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि B1 B2 तो बराबर है, इक्वेशन 3 से पता लगा थीटा भी बराबर है। तो यहां से अगर आप देखोगे इस P पॉइंट पे दो ही मैग्नेटिक फील्ड बचे, एक तो B1 cos थीटा, दूसरा B2 cos थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें क्या दे देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे इस इक्वेटोरियल P पॉइंट के ऊपर। आया समझ में? तो यहां पे क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो आपके पास आने वाला है B नेट बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। और इक्वेशन 3 से पता लग रहा है कि B1 B2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां पे देखो आप लिख सकते हो B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा। कहां से पता लगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 पता चला B1 किसके इक्वल है, B2 के। डन। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये आ जाएगा 2B1 cos थीटा, किसकी वैल्यू है, B नेट की। तो मेरे भाई 2 पता है, B1 पता है, cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डायग्राम में आ जाओ। cos थीटा देखो, ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा, सारी थीटा बराबर है। ये डायग्राम समझ में आया हुआ है ना। डाइपोल देखो पूरी लेंथ 12 थी, ये आधी L होगी, ये x हो गया, ये आपके पास रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गया, ये एंगल थीटा। तो ट्राइंगल को ले लो ना बाहर, AOP, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं, या फिर BOP, किसी को भी एक ट्राइंगल को ले लो। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया। कौन सा ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी, 4। इन ट्राइंगल AOP, देखो AOP को अगर आप बाहर निकालोगे तो ऐसा मामला बन रहा है, ये आपके पास O, ये P और ये A, ये L है, ये थीटा है, ये x है, और ये रूट में कितना है, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। कोई दिक्कत? थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये 90 बनेगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हमें वैल्यू किसके निकालनी है, cos थीटा की। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू देखो, बेस तो आपके पास कितना है L और हाइपोटेनियस कितना है, रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा इक्वेशन नंबर कितनी बोल देते हैं, 5। तो देखो 5 में तो क्या पड़ा है, अगर आप देखोगे तो 5 में तो आपके पास क्या है, cos थीटा। B1 कहां पे है, 3 के अंदर, या फिर 1 के अंदर भी B1 था। सीधा क्या बोलो, 1 और 5 को कहां पुट कर लो, 4 के अंदर। आया समझ में? तो यहां पे करेंगे क्या, पुट इक्वेशन 1 एंड 5 इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास सीधा सीधा B नेट आ जाएगा, देखना 2B1 की वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि अगर आप देखोगे रूट का होल स्क्वायर था, रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास 2B1 और cos थीटा कितना है, L अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके पास 2B1 cos थीटा, या 2B1 की जगह 2B2 cos थीटा। आया समझ में? अगर आप देखोगे तो ऊपर तो बन जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ऐसा कैसा, ये बन जाएगा स्मॉल m इंटू 2L, स्मॉल m 2 इंटू L 2L, और नीचे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, यहां तो 1 है और ये कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2। और आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, कैपिटल M स्मॉल m इंटू 2L होता है। तो यहां से आपके पास B इक्वेटोरियल आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल M अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो मेन इसके अंदर डायग्राम है, प्लस m की वजह से B1 निकालो, माइनस m की वजह से B2 निकालो। दोनों को क्या करो, डायरेक्शन बनाओ, रिजल्टेंट बीच में आएगा, एंगल बनाओ, कंपोनेंट कर लो। B1 sin थीटा और B2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। क्लियर है?
B1 की वैल्यू हमें पता ही है और B1 B2 बराबर है तो 2B1 cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा हमने डायग्राम से निकाल लिया, पुट किया, हमारे पास ये आया। फिर इसके अंदर वही स्पेशल केस बनेगा, कौन सा, 4a शॉर्ट डाइपोल। जब शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे तो L छोटा होगा किससे, x से, तो L स्क्वायर क्या होगा, और ज्यादा छोटा होगा x स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को क्या कहेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, टाटा बाय बाय, L स्क्वायर को हटा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास देखो कितना आ जाएगा, B इक्वेटोरियल आपके पास आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना, ये आएगा देखना μ0/4 तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, m ऐसा का ऐसा, m क्या है, कैपिटल M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, x स्क्वायर प्लस 0, x स्क्वायर की पावर 3/2, x स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, तो x स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बच जाएगा, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, μ0/4 कैपिटल M बाई एक्स क्यूब। ये क्या, B इक्वेटोरियल आ गया। आया समझ में, ये लॉन्ग डाइपोल के लिए, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट बार मैग्नेट भी बोल सकते हो। आया समझ में, ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। फिर हम देखो एक शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के अंदर। तो यहां पे देखो आप नोट करके डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो रही है, या शॉर्ट बार मैग्नेट भी बोल सकते हो, डाइपोल की जगह क्या बोल सकते हो, बार मैग्नेट। बट ये शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं होने वाला। तो अगर आप देखोगे, आपको पता लगा बी एक्सियल, एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड आया आपके पास, वह है μ0/4 2m बाई एक्स क्यूब। एक्स क्या है, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस। यही अगर आप देखोगे बी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, बट आपकी मैग्नेट या फिर डाइपोल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेम डिस्टेंस x लोगे तो कितना आएगा, μ0/4 m बाई एक्स क्यूब। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो यहां से दोनों से क्या लिख सकते हो कि जो एक्सियल पे क्या है, इक्वेटोरियल का डबल आ रहा है भाई, यहां पे 2 को छोड़ दो, बाकी तो एज इट इज है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल, यानी आप बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल का क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 2:1 आएगा। बताओ, क्लियर है। बट कंडीशन क्या है भाई, एक तो मैग्नेट सेम होनी चाहिए भाई, मैग्नेट सेम का मतलब है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर बी एक्सियल आएगा, और वही सेम एक्स डिस्टेंस दूर यहां पे क्या आएगा, बी इक्वेटोरियल आएगा। और किसके लिए, शॉर्ट के लिए। तो दोनों का रेशियो मतलब एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डाइपोल एम भी सेम रहना चाहिए। सेम मैग्नेट के लिए सेम पॉइंट, सेम डिस्टेंस दूर एक्सियल और इक्वेटोरियल, कि मान लो मैंने कहा इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर दूर एक्सिस पे और एक्सियल पॉइंट पे, और 10 मीटर दूर इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो एक निकाल लो, इक्वेटोरियल निकाल लोगे डबल कर देना एक्सियल आ जाएगा, या एक्सियल निकाल लोगे तो हाफ कर देना इक्वेटोरियल आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। और इसके अंदर एक और चीज आती है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के लिए पूछा जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, बी नेट, मैग्नेटिक मोमेंट किधर जा रहा है, ये माइनस एम। माइनस एम का मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो माइनस एम से प्लस एम, यानी इधर की तरफ एम जा रहा है, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। आया समझ में। अगर आप इधर साउथ ले लोगे, इधर नॉर्थ ले लोगे, तो नेट इधर आएगा, तो मैग्नेटिक इधर चला जाएगा, डाइपोल मोमेंट। आया समझ में। एंगल कितना आएगा, 180। यही अगर मैं एक्सियल में बात करूं, देखो डायग्राम पे आओ, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा भाई, कौन बड़ा था, B2 बड़ा था, तो B2 की डायरेक्शन में आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यानी इधर की तरफ क्या जा रहा है, बी नेट जा रहा है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, नेट बी नेट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। आया समझ में। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं बहुत बार, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक आने वाला है टॉर्क।
तो नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल जिनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है प्लस एम और माइनस एम, लेंथ कितनी होगी 12 को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस कर देंगे, तो उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क कितना लगने वाला है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो मान लो मैंने कहा ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन सीधी बन रही है, ये देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मान लो नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का और ये मान लो साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है आपकी इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे ये पैरेलल है ऑलमोस्ट। यहां से अगर मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक मैग्नेटिक, ये साउथ पोल बोल दिया और ये क्या बोल दिया नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक डाइपोल इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया। नाम दिया इसको ए बी, और लेंथ कितनी है इसकी पूरी 12। ये आपके पास क्या होगा माइनस एम और ये क्या होगा प्लस एम। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले होगा क्या, इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, किस पे, इस माइनस एम को, यानी साउथ को नॉर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा F1, और इसको प्लस एम को साउथ यानी नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ क्या लगेगा F2। कौन लगा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साउथ और नॉर्थ का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्लस एम पे भी फोर्स लगा रहा है और बी माइनस एम पे भी फोर्स लगा रहा है, और माइनस प्लस से हमने डायरेक्शन बता दी इनकी। F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो यानी क्या F1 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस एम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो F1 निकालेंगे। तो भाई फोर्स निकालेंगे कैसे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। तो अगर आपको पोल स्ट्रेंथ पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो फोर्स कितना आएगा m इंटू बी। तो F1 कितना आएगा, तो पहले की पोल स्ट्रेंथ, तो देखो डायरेक्शन साइन तो लेना नहीं है क्योंकि साइन से तो आपने डायरेक्शन बता दी, पोल स्ट्रेंथ लेनी है कितनी m, मैग्नेटिक फील्ड कितना है यूनिफॉर्म है b, इक्वेशन 1। यहां पे लिख लेना यूनिफॉर्म ही होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पे बात करूं फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस m ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आया समझ में? तो F2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, mb आएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो सेम है ना, बस साइन ही तो अपोजिट है। ठीक है, तो ये m और b। तो यहां से अगर आप देखोगे कि इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक लग रहा है इधर की तरफ, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल निकालेंगे, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, F नेट बराबर F2 माइनस F1 करो, चाहे F1 माइनस F2 करो, MB माइनस MB, तो कितना आ रहा है 0, यानी फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स 0। किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बट अगर कई बार आपको वो थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता। तो भाई सिंपल सी कहानी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहां पे लिख लेना नोट करके, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कुछ और होगी। यानी अगर मैं यहां पे फोर्स निकालूंगा तो कितना आएगा, F1 आएगा मेरा m b1, मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। F2 मेरा कितना आएगा, m b2। तो नेट फोर्स निकालोगे तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, बट दोनों इक्वल नहीं है तो फोर्स 0 नहीं होने वाला। आया समझ में कि भाई B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो बड़े में से छोटा माइनस होगा बट नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, 0 फोर्स तो यूनिफॉर्म में ही आने वाला है। आया समझ में? तो यहां पे हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या है 0। अब एक चीज देखना कि आपके पास ये डाइपोल है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है,
एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है और दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। मान लो ऐसे है कि इस पे नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, इसके ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, तो ये नीचे लेके जाएगा, ये ऊपर लेके जाएगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। भाई ये नीचे जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इक्वल और अपोजिट किसी भी डाइपोल के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं फोर्स, तो वो क्या करते हैं, उसको रोटेट कराते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे देखो लिखते हैं व्हेन टू इक्वल and opposite force acts on the two different points of dipole, then it will rotate and torque will be produced। आया समझ में? और टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो मेरे भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, वो प्रोडक्ट होता है किसका, ईदर फोर्स की, जो भी दो फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स थे दोनों में से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, टू दी बोथ फोर्सेस। यानी अगर आप देखोगे कि दोनों में से कोई भी एक फोर्स चाहे F1 ले लो चाहे F2 ले लो, और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो डायग्राम में आओ, कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर, देखो F2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, F1 के भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, यहां आएगी, ये और ये दोनों बराबर होगी, यानी ये A है ये B है, इसको नाम दे देता हूं N। तो देखो Bn जो है F2 के भी परपेंडिकुलर है, और यहां पे परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस आएगी वो और ये क्या आएगी, इक्वल आएगी, यानी आपकी Bn ही क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाली है। और मेरे भाई ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर थीटा होगा। तो यहां पे सबसे पहले तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, Bn, इक्वेशन नंबर 3। Bn कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल को बाहर निकाल लो, कौन से को, ABN को, देखो ABN, AB की डिस्टेंस कितनी है 12 और ये N, Bn आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां से अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल को बाहर निकालेंगे ABN, ये N ये B ये A ये एंगल थीटा और ये लेंथ कितनी है 12, तो थीटा के कंपोनेंट करेंगे तो ये तो क्या आएगा 12 cos थीटा और ये कितना आएगा 12 sin थीटा। ये कंपोनेंट नहीं करोगे तो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बचा क्या बेस। अब परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर तो निकालना है Bn तो, और हाइपोटेनियस पता है तो क्या होता है sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin थीटा कितना आएगा Bn/12। तो Bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 12 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत, या फिर सीधा क्या करते हैं 12 के कंपोनेंट तो ये 12 cos थीटा और ऐसे आता 12 sin थीटा, ये और ये बराबर ही होता। क्लियर है। इक्वेशन 1 में F1 की वैल्यू है, 4 में Bn की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट इक्वेशन 1 and 4 इन इक्वेशन 3, 1 and 4 को 3 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखना ये तो था स्मॉल m इंटू बी और ये कितना आएगा 12 sin थीटा, और स्मॉल m इंटू 12 क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M। तो टॉर्क आपके पास बन जाएगा कैपिटल M B sin थीटा, और थीटा किस किस के बीच में एंगल है, M और B के बीच में, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कैपिटल M एंड B। आया समझ में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, M क्रॉस B, क्योंकि साइन थीटा में क्या आता है, क्रॉस आता है। अगर आप इधर देखोगे डायग्राम में एंगल, तो देखो साउथ टू नॉर्थ तो क्या जा रहा है आपका कैपिटल M, और ये क्या जा रहा है B, और दोनों के बीच में एंगल कितना आपका पूरा थीटा। क्लियर है। तो M और B के बीच में एंगल क्या है, थीटा। टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स 0 लगेगा, और टॉर्क कितना लगने वाला है, MB sin थीटा। क्लियर है। अब इसके 3 स्पेशल केस आएंगे, या तो थीटा 0, थीटा 180 और थीटा कितना 90। तो इन तीनों केसेस की बात करते हैं। देखो स्पेशल केस फर्स्ट, मैंने कहा इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में M है या B है उसी डायरेक्शन में M होना चाहिए, M और B दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो डायग्राम कैसे होगा, यहां पे आपके पास B की डायरेक्शन तो फिक्स है, B तो इधर जा रहा है। अब मैंने डाइपोल को ऐसे रखना है कि मेरा M भी इधर जाए, ये भाई
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ। बी इधर जा रहा है, मुझे डाइपोल को ऐसा रखना है कि एम भी बी की डायरेक्शन में जाएगी। भाई इधर बी है तो इधर ही एम होना चाहिए। अब एम कैसे जाएगा, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ जाता है ना डाइपोल में एम, तो ये साउथ होगा ये नॉर्थ होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। टॉर्क कितना आएगा, एम बी साइन जीरो, साइन जीरो कितना है, जीरो, तो टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है। पहली बात तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा, तो डाइपोल यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल के साथ साथ क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम आया। क्लियर है? सेकंड की बात करते हैं। अगर मैंने यहां पे बोला केस 2, इफ थीटा कितना है 180, 180 का मतलब अगर बी इधर जा रहा है तो एम क्या जाना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए, तभी तो एंगल दोनों के बीच में कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे कि टॉर्क कितना आएगा, पहले तो एम बी साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, तो टॉर्क अगेन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। डायग्राम बनाओगे इसका, ये बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे बनेगा बात करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है नॉर्थ टू साउथ, बी तो इधर जा रहा है। अब आपको एम को इस तरीके से रखना है कि एम क्या है, अपोजिट है। एम अपोजिट मतलब आपका ये आपके पास डाइपोल है, एम इधर आना चाहिए, मतलब ये साउथ होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। मतलब नॉर्थ के पास साउथ, साउथ के पास तो रिपेल करेंगे, तो डाइपोल आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम में आ रहा है क्योंकि टॉर्क भी जीरो है, इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क और फोर्स जीरो है। और तीसरा केस बनेगा केस नंबर 3, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 90, तो टॉर्क कितना आएगा, एम बी साइन 90, और साइन 90 कितना होगा 1, तो टॉर्क आ जाएगा एम बी। एम बी का मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। आया, जब भी मैक्सिमम टॉर्क आए तो सीधा क्या लगेगा, एम बी। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, सॉरी इसको उल्टा ले लेते हैं, ये साउथ और ये नॉर्थ। ऊपर की तरफ एम जा रहा है, राइट में बी जा रहा है, एंगल कितना आएगा एम और बी के बीच में। देखो भाई क्या लिखा मैंने, ये देखो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो एम तो ऊपर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में 90, मैक्सिमम टॉर्क। ये आपके पास टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम आया था, वहां आया था पी ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और साइन थीटा है। क्लियर है? वहां पे भी थीटा जीरो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, थीटा 180 अनस्टेबल था, और थीटा 90 मैक्सिमम टॉर्क था। आया समझ में? ये आपके पास टॉर्क। अगला टॉपिक हमारे पास आने वाला है पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, किसी डाइपोल को रखेंगे तो उसके ऊपर वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा कि मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सही बन रहा है ना सीधा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कहा ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, कोई दिक्कत। इसके अंदर मान लो कि आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये पहले आपके पास ये मैग्नेटिक डाइपोल है ए बी, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। इनिशियली कितने एंगल पे रखा हुआ है, थीटा 1 पे। अब मैं इसको रोटेट करा के कौन से एंगल पे लेके चला जाऊंगा, मैंने इसको रोटेट करवाया यहां से और मैं यहां ले आया ए डेस बी डेस पे, ये साउथ और ये नॉर्थ, कितने एंगल पे, थीटा 2 पे। तो थीटा 1 से थीटा 2 ये रोटेट हुआ तो कितना एनर्जी, कितना वर्क डन इसके ऊपर लगने वाला है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि मैंने ये मान लिया कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी थीटा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन आएगा, और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पे मैंने कंसिडर कर लिया कि लेट डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर आपके पास कितना आएगा, वो आएगा टाउ डी थीटा, ये आने वाला है। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे क्यों टाउ क्यों आया, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है,
तो फोर्स भी कौन सा लगेगा, रोटेशनल लगेगा, एंगुलर फोर्स लगेगा। और एंगुलर फोर्स क्या लग रहा है, टॉर्क। कि भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो फोर्स भी क्या लगेगा, रोटेशनल लगेगा, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। तो ये आपके पास वर्क डन आएगा। आया समझ में, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन आया, टाउ डी थीटा। अब आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, टाउ की वैल्यू, कितना टॉर्क लगता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टाउ लगेगा, एम बी साइन थीटा। पहली बात तो क्या करेंगे, 2 को कहां पुट कर देंगे, 1 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 को 1 में पुट करेंगे तो dw बराबर आ जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन है। टोटल निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड। तो यहां पे करेंगे क्या, आपके पास dw बराबर आ गया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, और यहां पे करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 डॉट dw, 0 से w, और ये आपके पास हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 की। जब थीटा 1 पे था तो वर्क डन 0 था, थीटा 2 पहुंचते ही वर्क डन कितना हो गया, टोटल w हो गया 1 डॉट dw। तो 1 का w के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, w आ जाएगा 0 से w। एम भी तो बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ साइन थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा 1 से थीटा 2। तो ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w की जगह। यहाँ पे देखो एम बी और साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा, माइनस तो बाहर ले लो, और कोस थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, एम बी, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इतना आपके पास क्या आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन आने वाला है थीटा 1 से थीटा 2 पे किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराने पे। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल एम इंटू 2l। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, थीटा 1 इनिशियल एंगल, थीटा 2 फाइनल एंगल। आया समझ में। अब देखो इसके अंदर करेंगे क्या, वो न्यूमेरिकल्स के अंदर कई बार क्या करते हैं, वो इनिशियल एंगल देख के नहीं रखते, वो कहते हैं कि किसी डाइपोल को 60 डिग्री पे लेके जाने में वर्क डन बताओ, कितने से, 60 डिग्री का तो मतलब 60 पे आप लेके जा रहे हो, फाइनल है वो, इनिशियल कितना है, तो इनिशियल अगर आपको नहीं गिवन आता, मतलब बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना कंसिडर कर लोगे, 90 डिग्री। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, इफ थीटा 1 आपका 90 है, नोट करके लिख लेना, एंड थीटा 2 आपका कितना है, थीटा, तो एनर्जी कितनी बन जाएगी, यहां पे आपके पास एम बी कोस 90 माइनस कोस थीटा, तो यहां पे आपके पास कोस 90 तो 0 होगा, तो माइनस का एम बी कोस थीटा। आया समझ में। अब ये थीटा कौन सा है, फाइनल, जो आपको गिवन आया। क्लियर है। इसके 3 केसेस भी बनेंगे। पहला केस, केस 1, मैंने कहा इफ थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0। थीटा 0 का मतलब है कि थीटा 2 कितना है मेरे भाई, थीटा का मतलब थीटा 2 0 है, मतलब 90 से कहां लेके जा रहे हैं, 0 पे। एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, u बराबर माइनस का एम बी कोस 0, कोस 0 1 होता है, तो कोस 0 1 होगा तो u कितना आ जाएगा, माइनस का एम बी। यह आपका क्या होगा, मिनिमम एनर्जी होगी। और केस कौन सा बनेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का बनेगा। अभी डायग्राम समझते हैं कौन सा बनेगा। थीटा 0 पे क्या होता है, टॉर्क 0 लगता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। एंगल किस किस के बीच में, एम और बी के बीच में। पहले एंगल कितना होना चाहिए था, 90, यानी मैंने कहा ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ऊपर जा रहा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। अब मुझे कितना एंगल बनाना है, 0 डिग्री, यानी अब इस डाइपोल को कहां लेके आऊंगा, ऐसे। और अब एम किधर जाना चाहिए मेरा, इधर की तरफ, बी भी इधर है, तो ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, यही होगा। यानी अगर आप देखोगे इस साउथ को आप इधर लेके गए, इस नॉर्थ को इधर लेके गए रोटेट करा के, यही हुआ ना। तो साउथ को ये नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल कम देनी पड़ेगी। साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो आपको एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। आया समझ में, ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे, टॉर्क तो 0 लग ही रहा है, साउथ
को ये नॉर्थ खींच लेगा, इस साउथ को ये नॉर्थ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस नॉर्थ को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझ में। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या, इफ थीटा इक्वल्स टू 180, मतलब 90 से घुमा के कहां लेके जा रहे हैं, 180 पे। तो यहां से अगर आप देखोगे तो u कितना आएगा, माइनस का mb cos 180। cos 180 क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा प्लस का mb, यानी आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, मैक्सिमम एनर्जी। और याद करो जब 180 होता है तो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई सीधा याद रख लो, थीटा 0 स्टेबल, थीटा 180 अनस्टेबल। कई बार वो बोलते हैं कि अनस्टेबल से स्टेबल पे लेके जा रहे हैं, मतलब थीटा 1 कितना है, 180 से थीटा 2 0 पे लेके जा रहे हैं। आया समझ में। इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे एंगल पहले इनिशियल कितना था, 90 का मतलब ऐसे रखा हुआ था, ये साउथ और ये नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स जा रही थी, ये बी और ये एम ऊपर की तरफ जा रहा था। एंगल कितना था, 90। रोटेट करा के कितने एंगल पे लेके जाना है, 180 के ऊपर। ये देखो अब 180 का मतलब एम इधर जाना चाहिए भाई, एम इधर जाना चाहिए, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, बाहर नॉर्थ है और ये साउथ है। यानी अगर आप देखोगे साउथ को आपको इधर लेके जाना है, बट ये साउथ क्या कर रहा होगा, बाहर वाला एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रिपेल कर रहा होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी से लेके जाना पड़ेगा। इस नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आना है, देखो ना इसको रोटेट करा के यहां लेके आना है, तो नॉर्थ को इस नॉर्थ के पास लेके आना है, तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और केस कौन सा बनेगा, अनस्टेबल रहेगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0। आया समझ में। और तीसरा केस बनेगा केस 3 की, अगर मैंने कहा इफ थीटा 90, मतलब 90 से घुमाकर 90 पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी कितनी आएगी, माइनस का mb cos 90। भाई डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो वर्क डन एनर्जी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। cos 90 कितना होता है, 0। आया समझ में। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई। अगर आपको थीटा 1 और थीटा 2 दोनों दे रखे हैं तो आप ये लगाओ, अगर आपको सिर्फ फाइनल एंगल दे रखा है तो mb cos थीटा डायरेक्ट लगाओ। स्टेबल की बात हो रही है, थीटा 0 होगा, थीटा 2 0 होगा मतलब, और यहाँ पे अनस्टेबल में थीटा कितना होगा, 180 होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में। नेक्स्ट है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को समझने के लिए आपको गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आना चाहिए। और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था कि आपके पास किसी भी क्लोज सरफेस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज के इक्वल होता है। यानी आपने इस तरीके से पढ़ा होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आपने क्या पढ़ा होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ क्या था आपके पास, गॉस लॉ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds किसके बराबर होगा, 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज के बराबर होगा। यही था। सेम एज इट इज यहाँ पे मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि हम 1/ε0 को तो हम क्या लिखते हैं, म्यू नोट, या फिर आया समझ में कि 1/4πε0 को म्यू नोट अपॉन 4π लिख देते हैं। ई को क्या लिख देते हैं, हम बी लिख देते हैं, यही करते हैं। चार्ज की जगह हम क्या लिख देते हैं, पोल स्ट्रेंथ लिख देते हैं, यही चेंजेस होता है। पी की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यही चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में बात करोगे या मैग्नेटिज्म में बात करोगे तो भाई क्या चेंजेस आने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा फाई एम, ई की जगह आ जाएगा बी डॉट डी एस, और ये होगा 1/ε0 की जगह म्यू नोट, और टोटल चार्ज की जगह क्या आएगा, टोटल पोल स्ट्रेंथ। और टोटल पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, यहां पे देखोगे तो यहां पे आएगी प्लस एम और माइनस एम। कितनी आएगी, प्लस एम और माइनस एम, और प्लस एम और माइनस एम कितनी हो जाएगी, 0। आया समझ में। इनका कहने का मतलब है कि भाई पोल स्ट्रेंथ हमेशा मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी भी मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमेशा टोटल पोल स्ट्रेंथ क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, वहां पे भी डाइपोल का फ्लक्स हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे तो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो टोटल पोल स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यानी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होने वाला है, इट स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। आया समझ में। यानी इनका कहने का मतलब था मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब फाई एम, इनका मतलब था बी डॉट डी एस,
सरफेस, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल क्या होना चाहिए था, पोल स्ट्रेंथ, और वो टोटल पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और माइनस एम कितनी हो जाएगी, ये पूरा का पूरा जीरो, यानी ये बोलेंगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। आया समझ में? तो ये आपके पास जीरो आता है, इसीलिए इसके आगे एप्लीकेशन नहीं होते, वहां पे जीरो नहीं आता, टोटल चार्ज, हर चीज में चार्ज जीरो नहीं होता, इसलिए वहां पे इसके एप्लीकेशन भी बनते हैं। और इसके रीजन क्या क्या है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स कॉल्ड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, अकेला पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा ही होगा, प्लस एम है तो माइनस एम आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी और अपोजिट होगी, साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ऐसा नहीं कि सेम साइन के दोनों पोल्स नहीं आ सकते, यानी एक मैग्नेट के अंदर दोनों पोल्स सेम नहीं हो सकते, नॉर्थ नॉर्थ नहीं हो सकता, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा। आया समझ में? ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है यहां तक? ये आपके पास पूरा डेरिवेशन वाला पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म, और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेवलप्ड इन ए मटेरियल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच, यानी आप इसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस इट, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होने वाला है, ये रेशियो होने वाला है किस किस का, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और किसी मटेरियल के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, म्यू बराबर क्या होगा, बी बाई एच। क्लियर है? सेकेंड डेफिनेशन की हम बात करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल बी लिखते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये क्या होगा, ये फोर्स के इक्वल होगा। कब, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। ये क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल होगी। कब, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको भी डिनोट किससे किया जाता है, बी से। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू क्या है, यूनिट है, मतलब क्यू कितना आपका 1 कूलम, वेलोसिटी भी क्या है, यूनिट वेलोसिटी का मतलब 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो अगर ये सब यहाँ पे पुट करोगे तो F बराबर कितना आएगा 1 इंटू बी इंटू 1 इंटू साइन 90, ये आने वाला है, और साइन 90 भी 1 हो जाएगा। यानी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है कैपिटल बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आने वाली है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए सोलेनोइड और टोरॉइड। आपको पता है कि ये मान लो आपके पास एक सोलेनोइड है, अब इस सोलेनोइड के अंदर टर्न्स कितने हैं n, और हर एक टर्न के अंदर करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है, यानी एम्पियर टर्न्स कितने हो जाएंगे Ni, कि सोलेनोइड के L लेंथ के अंदर कितने एम्पियर टर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एम्पियर टर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्पियर का मतलब करंट, टर्न्स का मतलब Ni पर यूनिट लेंथ। इसको डिनोट किया जाता है H से, इट इज डिनोटेड बाई H। देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इन ए सोलेनोइड और टोरॉइड। और यहाँ पे आपके पास एम्पियर टर्न्स का मतलब होगा कैपिटल N I, और अपॉन में क्या हो जाएगी पर यूनिट लेंथ। और आपको पता है, आपने पढ़ रखा है टर्न डेंसिटी क्या होती है, टर्न डेंसिटी आपके पास होती है स्मॉल n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप कैपिटल N बाई L को क्या लिख सकते हो, स्मॉल n भी लिख सकते हो, Ni। क्लियर है? अब एक चीज देखना, हम जानते हैं वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनोइड के अंदर, वो होता है म्यू नॉट Ni या फिर म्यू नॉट कैपिटल Ni बाई L। और इस Ni को क्या लिख सकता हूं, H लिख सकता हूं, तो B बराबर कितना आ जाएगा म्यू नॉट H।
आया समझ में? ये किसके अंदर? एयर के अंदर। अगर मीडियम की बात हो रही होगी तो यहाँ परमिएबिलिटी किसकी हो जाएगी? मीडियम की हो जाएगी। ये तो हमने किसके लिए बात करी? फ्री स्पेस के लिए। अगर यहाँ पे मीडियम की बात करेंगे या फिर फॉर मटेरियल बात करेंगे तो बी कितना आ जाएगा? म्यू एम इंटू एच हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहां तक? तो आपके पास मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा? नंबर ऑफ एम्पियर टाइम्स पर यूनिट लेंथ इन ए टोरॉइड और सोलेनोइड। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि किसी भी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक डाइपोल आ रहा है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, और इसको डिनोट किया जाता है आई से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई, और आई होने वाला क्या है? ये रेशियो होगा मैग्नेटिक मोमेंट और वॉल्यूम का। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई मटेरियल है या फिर आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका एरिया कितना मान लेते हैं? कैपिटल ए, और लेंथ कितनी होगी इसकी? 12, और यहां पे इसकी पोल स्ट्रेंथ आएगी प्लस एम और ये माइनस एम, यानी नॉर्थ और साउथ। क्लियर? अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ यानी एम एंड डाइपोल लेंथ, यानी ईदर पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो एम इंटू 12 तो क्या आ गया? इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? 12। दोनों का पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास आई बराबर आ जाएगा स्मॉल एम इंटू 2L अपॉन में एरिया इंटू 2L, 2L से 2L कैंसिल। तो ये आप बोल सकते हो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी आपके पास क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? देखो पोल स्ट्रेंथ तो क्या होती है? ऐसा यूनिट की बात करेंगे आई की। तो देखो पोल स्ट्रेंथ तो क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ तो क्या आएगा? एम्पियर इंटू मीटर। और यहां से अगर आप देखोगे तो एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। बताओ क्लियर है यहां तक? ये आपके पास फोर्थ डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिफ्थ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो देखो हमने थर्ड डेफिनेशन के अंदर तो क्या पढ़ा था? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फोर्स पढ़ा था, एच जिसको बोलते हैं। और फोर्थ के अंदर हमने क्या पढ़ा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इन दोनों का रेशियो क्या होने वाला है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होने वाला है। यानी अगर आप देखोगे इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसको काई या फिर साई बोल सकते हो। साई हम यहां पे क्या आने वाला है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये रेशियो होने वाला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का। बताओ समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो आई होने वाला है और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होगा? एच, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर है यहां तक? ये साई क्या होने वाला? आई बाई एच, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो तीन तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं नेचर के अंदर। एक हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक की, दूसरा हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की, और थर्ड हमारे पास आने वाला है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है? और सबसे ज्यादा अच्छा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर आता है? वो आता है फेरोमैग्नेटिक के अंदर। आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो देखो तीनों के अंदर हम डिफरेंस पढ़ते हैं, और बोर्ड के अंदर देखो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाला है इसी टॉपिक से मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है? तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो डिफरेंस क्या है? डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेट क्या करती है? रिपेल करती है। पैरामैग्नेटिक को मैग्नेट क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। और फेरो को क्या करेगी? मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने वाली है। ठीक है? सेकंड आने वाला है कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाया को रखोगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो, उसके अंदर अगर आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेट रिपेल करेगी, तो वो स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने वाला है। और जो आपका पैरामैग्नेटिक है वो वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
फील्ड की तरफ मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा, धीरे धीरे। और ये भी क्या होने वाले हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करने वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक भी, बट ये क्या करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे, क्योंकि मैग्नेट इनको क्या करती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। इनको अट्रैक्ट करती है तो ये स्लोली मूव करेंगे, और इनको रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करेगा। थर्ड हमारे पास है कि दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि जब इन डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिज्म जो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से मैग्नेटिज्म आएगा, वो सेम डायरेक्शन के अंदर आएगा, और इसमें स्ट्रांगली क्या आने वाला है, सेम डायरेक्शन के अंदर आने वाला है। क्लियर। फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर आपने कोई यू शेप की ट्यूब ली, मान लो आपने यू शेप की कोई ट्यूब ले ली और इस ट्यूब के अंदर आपने डायामैग्नेटिक का कोई लिक्विड सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और उस यू ट्यूब की एक आर्म को आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाके रख दिया, या उसके एक आर्म पे आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जिस साइड आपने, जिस आर्म पे आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, उस साइड से क्या होगा, उस डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा लेवल। क्यों? क्योंकि मैग्नेट क्या करेगी, उस डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन को रिपेल करेगी। क्लियर है। तो ये आप पे यही बताया गया है कि व्हेन ए डायामैग्नेटिक सॉल्यूशन इज फिल्ड इन ए यू ट्यूब and one arm is placed between the poles of strong magnet, the level of solution in that arm is lowered। यानी आपने किया क्या, यूट्यूब के अंदर डायामैग्नेटिक का सॉल्यूशन डाला और उसकी एक आर्म के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो होगा क्या, उस आर्म के अंदर जो भी डायामैग्नेटिक का लेवल होगा उससे वो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर लेवल जो होगा, अगर आप पैरामैग्नेटिक का सॉल्यूशन डालते हो तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, क्योंकि मैग्नेट क्या करेगी, पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट करेगी। और नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी फेरोमैग्नेटिक का लिक्विड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिफ्थ डिफरेंस हमारे पास आने वाला है, इनकी जो परमिएबिलिटी होने वाली है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, कि म्यू जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 से कम आने वाला है। इनका जो परमिएबिलिटी होगा, ये कौन से है, पेरा का परमिएबिलिटी क्या होगा, 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, और इनका क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रेटर होने वाला है फेरोमैग्नेटिक का, 1 से परमिएबिलिटी। क्लियर है। अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। तो देखो, डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है और क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब है कि इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, 0 से कम होगी, माइनस में तभी आएगा। इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, आपके पास स्मॉल एंड पॉजिटिव होगी, यानी 0 से क्या होने वाली है, ग्रेटर होने वाली है, और इनकी लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होने वाली है। तो अगर आप देखो, आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें ससेप्टिबिलिटी गिवन आएगी, तो अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और पॉजिटिव है तो वो होगा पेरा। अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव में आपको ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, स्मॉल और नेगेटिव में दे रखी है, तो वो होगा डाया। और बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू दे रखी है, तो वो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू दे देंगे और बताएंगे कि, पूछेंगे कि कौन सा टाइप का ये मटेरियल है, डायामैग्नेटिक है, पेरा है, या फिर फेरोमैग्नेटिक है। क्लियर है। इसके बाद हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखो कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, और इसके बीच में आपने क्या रख दिया, एक डायामैग्नेटिक का सब्सटेंस रख दिया, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डाया को तो रिपेल करती है, तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डाया से पास नहीं होने वाली। इससे देखो, इसकी टुवर्ड्स भी अट्रैक्टेड नहीं रहेगी, रिपेल होगी तो दूर से इस तरीके से पास होने वाली है। क्लियर। यही अगर हम पेरा की बात करें तो पेरा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये नॉर्थ पोल बना लिया, ये साउथ पोल बना लिया, और इसके बीच में हमने क्या किया, एक सब्सटेंस रख दिया, किसका, पेरा का। तो होगा क्या, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसके अंदर से पास होगी, देखो, और ऊपर से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो इसकी मटेरियल की तरफ क्या होगी, अट्रैक्टेड रहेगी। इसके देखो इस तरीके से, यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्सन की वजह से दूर से निकल रही है। ठीक है। और यही अगर आप सेम काम किसके लिए करोगे, फेरो के लिए करोगे, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, और इसके अंदर आपने क्या रख दिया, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो होने वाला क्या है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी सारी की सारी फेरोस के अंदर से यहां से ऐसे पास होने वाली है, क्योंकि फेरो को मैग्नेट क्या करती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। ये तीनों के क्या होंगे, डायग्राम होने वाले हैं। ठीक है। एग्जांपल की बात करें तीनों के, तो देखो डाया का एग्जांपल होगा NaCl हो गया, वाटर हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या होते हैं आपके पास,
डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, क्लियर एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, जिनको मैग्नेट स्मॉल या फिर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स लगाने वाली है जिन पे मैग्नेट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किनको करेगी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे आपके क्या होने वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको डिफरेंस इनका याद होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास टॉपिक आने वाला है और वो आएगा क्यूरी लॉ। देखो क्यूरी लॉ क्या है, क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यही है, यहां से जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो हमारे पास कांस्टेंट आने वाला है C, और ये C क्या होने वाला है, वेयर C इज द क्यूरी कांस्टेंट। C को क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। बताओ समझ में आया? यानी हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी, पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। बताओ क्लियर है? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आप देखोगे कि हमें पता है, वी नो दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, वो होती है रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर फोर्स का। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास C/T किसके बराबर आ जाएगा, I/H के बराबर आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ये क्यूरी लॉ। फिर आता है हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर। देखो क्यूरी टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस पैरा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच क्या होने वाला है, फेरोमैग्नेटिक पैरा के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। क्या आप फेरोमैग्नेटिक है और उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती जाएगी, लॉस होता जाएगा, कम होती जाएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे फेरो पैरा के अंदर कन्वर्ट होता है, पैरा बन जाता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर है? इसका देखो अगर हम ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। ये मैंने मान लिया टेम्परेचर है, यहां पे आपके पास ससेप्टिबिलिटी है पॉजिटिव के अंदर, और यहां पे ससेप्टिबिलिटी किसके अंदर होगी, नेगेटिव के अंदर। क्योंकि नेगेटिव इसलिए बना रहा हूं क्योंकि डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहां पे देखो इस तरीके का ग्राफ है। क्लियर है? अगर आपको पता लग रहा होगा कि जिसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो कौन सा होगा आपके पास, फेरोमैग्नेटिक होगा। ये कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। दोनों की पॉजिटिव है, लार्ज एंड पॉजिटिव फेरो होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव क्या होता है, पैरा होता है। और स्मॉल एंड नेगेटिव, देखो नेगेटिव में ससेप्टिबिलिटी किसकी जा रही है, डाया की। ये क्या होगा, डाया होगा। अगर आप देखोगे इस पॉइंट के ऊपर फेरो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर रहा होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर TC। ये क्या होने वाला है, क्यूरी टेम्परेचर। बताओ क्लियर है? और आपको ससेप्टिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास अगर डाया है तो डाया की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, स्मॉल एंड नेगेटिव होगी। अगर आपके पास पैरा है तो पैरा मैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी की। और यहाँ पे आपके पास आने वाली है स्मॉल एंड पॉजिटिव। और अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी लार्ज एंड पॉजिटिव। क्लियर है? इसके ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 आएगी, इसके ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 आएगी, और इसके बहुत ज्यादा ग्रेटर 1 आएगी। आया समझ में? ये आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर है? अगर आपके पास इसके अंदर देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाए कि आपको ग्राफ दे रखा है किस किसके बीच में, टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में, और इस तरीके से आपको लाइन बनी हुई मिल जाए कि ये आपके पास एक मटेरियल है A, यहाँ पे एक मटेरियल है B, और ये एक मटेरियल है C। बताओ A, B, C कौन सा है? तो देखो जिसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा है वो तो हमारा क्या होने वाला है, ये तो होगा आपके पास फेरो, यानी A तो क्या होने वाला है, फेरोमैग्नेटिक होने वाला है। इस ससेप्टिबिलिटी B की पॉजिटिव है और क्या है, कम है, तो ये क्या होने वाला है, पैरा होने वाला है। और नेगेटिव में ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है, डाया की, तो ये क्या होगा, डाया होगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक?
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और ये हमारे पास होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि आपके पास कोई सोलेनोइड है, यानी आपने क्या किया, स्ट्रेट वायर है उसको आपने हेलिकल फॉर्म में बाउंड कर लिया, जब उसमें करंट जा रहा है तो वो क्या है, सोलेनोइड है। ये तो सोलेनोइड है। अगर आप क्या करोगे, एक आयरन बार ले लो, आयरन की रोड ले लो, आयरन बार ले लिया और उसके चारों तरफ आपने वायर को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, और अब क्या कर रहे हो, वायर के अंदर करंट फ्लो करा रहे हो, यानी सोलेनोइड के अंदर आपने क्या कर दी, इनर कोर रख दी, एक कोर रख दी क्या, आयरन बार, सॉफ्ट आयरन रख दिया। अब आप क्या कर रहे हो, सोलेनोइड में करंट फ्लो करा रहे हो, तो होगा क्या, जैसे करंट जाएगा सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो आपने आयरन बार रखी है उसको भी क्या कर देगा, मैग्नेटाइज्ड कर देगा। जब करंट जाएगा तो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से आयरन बार भी क्या होगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, और जैसे ही आप करंट बंद करोगे तो वो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो वो आयरन बार भी क्या होगी, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। यानी करंट के पास होने पे आयरन बार मैग्नेटाइज हो जाएगी, करंट बंद होने पे आयरन बार क्या होगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आया समझ में? देखो डेफिनेशन क्या होगी, ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ वायर बाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। कि हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली, इस सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ हमने क्या कर दिया, एक इस तरीके से वायर बाउंड कर दिया, और ये जो वायर हमने बाउंड किया ये क्या है, सोलेनोइड है। मतलब आप बोल सकते हो सोलेनोइड के अंदर हमने क्या रख दिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दी। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, तो जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो देखो इस कॉइल के अंदर करंट जाने वाला है, करंट जाएगा तो सोलेनोइड के अंदर क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से ये आयरन बार भी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या हो जाएगी, आपकी मैग्नेटाइज हो जाएगी, और जैसे ही आप करंट देना बंद करोगे वो क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो ये मैग्नेट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वायर बाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। It is easily magnetized on passing current through the coil and easily demagnetized on switching off the current. क्लियर है कि जब कॉइल के अंदर करंट जा रहा होगा तो वो क्या होगी, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगी, और करंट बंद करते ही वो इजीली क्या होगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो जो आप कोर इसके अंदर यूज करते हो वो किसकी बनी हुई होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, फिर आयरन हो गया। क्लियर है? तो देखो कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैव हाई परमिएबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक की परमिएबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मच ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है? रिटेंटिविटी भी क्या होती है, लो होती है, और कोरेसिविटी भी क्या होती है, लो होती है। रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी का मतलब है कि अगर आप करंट बंद कर रहे हो, करंट खत्म कर दे रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है? इजीली मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इसको बोलते हैं लो रिटेंटिविटी, और कोरेसिविटी भी यही होने वाला है। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका जो हमने वर्किंग लिखा हुआ है कि जब करंट पास होगा सोलेनोइड कोइल से, व्हेन करंट इज पास थ्रू द सोलेनोइड कोइल द आयरन बार इज मैग्नेटाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड। कि जैसे ही सोलेनोइड से करंट पास होगा तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके इन्फ्लुएंस में आके आपकी आयरन बार भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन बार लास्ट एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड कॉइल। और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो कब तक रहने वाला है, जब तक करंट फ्लो होता रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है? If current flowing through the solenoid is switched off, iron bar immediately loses its magnetism due to low corrosivity of iron. ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेस कहां होने वाला है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर। जो डोरबेल्स हमारी जो आती है इन सब के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। क्लियर है? इनका यूज किया जाता है हेडफोन्स के अंदर, लाउड स्पीकर्स के अंदर, रेडियो सेट के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिक रिले के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट यूजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट प्ले ए रोल इन मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स, tape recorders and VCR through their role is decreasing with the newer technologies। ये कह रहा है कि इनका यूजेस हार्ड ड्राइव्स के अंदर, VCR के अंदर, या फिर टेप रिकॉर्डर्स के अंदर भी किया जाता है, बट जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है इनका यूज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है? लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स
फॉर लिफ्ट हेवी मशीनरीज एंड बल्क क्वांटिटीज ऑफ आयरन। कि मान लो आपके पास एक जगह क्या है, बल्क क्वांटिटीज के अंदर आयरन रखा हुआ है, मशीन रखी हुई है, उसको आपको फैक्ट्री के अंदर एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो क्या करोगे? अगर ऐसे उठा के लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होगा, तो हम करते क्या, क्रेन के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई होती है, जैसे ही हम उसके अंदर करंट देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी आयरन बार के अंदर, वो क्या करेगी, उस मशीन को अट्रैक्ट कर लेगी, चिपक जाएगी मशीन उसको क्रेन से उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे और वहां पे करंट बंद कर देंगे। करंट जैसे ही बंद करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें खत्म हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, तो उस मशीन और मैग्नेट के बीच में जो फोर्स था वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली क्या होगी, वो शिफ्ट कर सकते हो, आप लिफ्ट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर होता क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर तो अगर आप देखोगे कि सोलेनोइड के अंदर जब करंट जाता है तो करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड आता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और वही इन्फ्लुएंस करता है इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करता है। क्लियर है? यानी एक्चुअल में इसके मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कब आता है, जब क्या होंगे, इस सोलेनोइड के अंदर या इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, करंट ज्यादा जा रहा होगा। ठीक है, मीडियम मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, किस तरीके का आपने मटेरियल लिया, कोर लिए। तो यहां से अगर आप देखोगे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट एन आई बाई एल, यही आता है। यानी एक तो किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा, करंट की वैल्यू ज्यादा जाएगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो भी ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, और एक किस पे डिपेंड करेगा, आपने किस तरीके की इसके अंदर कोर रखी है, इनर कोर रखी है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स होने वाले हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल, टर्न्स ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर ज्यादा आएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर, करंट पे डिपेंड करेगा। और तीसरा द मटेरियल ऑफ द कोर, कि आपने क्या किया, कोर में फेरोमैग्नेटिक की जगह अगर पैरामैग्नेटिक ले लिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम आएगी, तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करने वाला है। और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? और इसी के साथ आपका चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर पूरा वन शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर हमने इसके अंदर डेरिवेशंस भी पढ़े हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पढ़ी है, टॉर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, डाइपोल के बारे में बात करी थी, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी है। पैरा, डाया एंड फेरो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड के अंदर। फिर हमने क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। ओके, थैंक यू।